ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये वीडियो केवल वही बच्चे देखें जो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको बेसिक पता है, उनको बस एक लास्ट टाइम रिवीजन की ज़रूरत है, रैपिड रिवीजन की ज़रूरत है। वही बच्चे ये वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ को पहले एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि हेल्थ इज़ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा मानते थे कि हेल्थ इज़ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। ऐसा बोला जाता था कि ब्लैक बाइल जिसके पास है वो हॉट पर्सनालिटी है, मतलब वो हॉट है, इसका मतलब कि उसको फीवर है। ऐसा पहले माना जाता था। ये कौन बोल रहा था? अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा मानते थे। ये केवल रिफ्लेक्टिव थॉट था, ये बस उनकी सोच थी। ऐसा उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, बस ऐसे जो वो सोचते थे पहले की ये सोच थी कि ये चीज़ होती है ब्लैक बाइल, हॉट पर्सनैलिटी, फीवर, ऐसा पहले लोग मानते थे। फिर विलियम हार्वे आए, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। जिन पर्सन में ब्लैक बाइल मिल रहा था उनमें उन्होंने थर्मामीटर लगाया और उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया। और फिर उन्होंने ये प्रूव किया उनकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर थी, उनकी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर थी। ये विलियम हार्वे ने किया। तो उन्होंने क्या करा, डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी कि ये जो ह्यूमर की बात हो रही है ना कि हेल्थ इज समथिंग बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, इस चीज़ को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया और थर्मामीटर का यूज़ करके जिनके पास ब्लैक बाइल था उनको उनके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को दिखा के गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। सो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ये है कि कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के थ्रू जो भी डिजीज़ इनहेरिट कर रहा है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर तुमको जेनेटिक्स में बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर बताए जाएंगे। इन्फेक्शन से हेल्थ इफेक्ट होता है। और लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इन सब से भी हेल्थ इफेक्ट होता है। अब हेल्थ को डिफाइन कैसे करना है? एब्सेंस ऑफ डिजीज़, केवल एब्सेंट, अगर तुमको डिजीज़ नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्दी हो। तुम फिजिकली फिट हो इसका भी मतलब ये नहीं कि तुम हेल्दी हो। तो हेल्थ को डिफाइन कैसे करा गया है? हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है। इसमें तुम्हारा फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और सोशल वेलबींग हर एक चीज़ होनी चाहिए। सो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग देखा जाएगा और अगर ये सब चीज़ सेटिस्फाइड है तब माना जाए कि हाँ हेल्थ सही है तुम्हारा। सो व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ क्या है कि फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज बाई वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। देखो कोई भी डिजीज़ होगी तो वो साइन एंड सिम्टम कुछ ना कुछ ज़रूर शो करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको कोई डिजीज़ भी है और तुम्हारे बॉडी में कोई कुछ अंतर दिख भी नहीं रहा है। मतलब अगर डिजीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम दिखाएगा। दैट इज़ डिजीज़। अब डिजीज़ होती हैं दो तरह के, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में क्या है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ होती हैं, पर्सन टू पर्सन ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ये कॉमन डिजीज़ है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ में तुम बहुत सारे एग्जांपल देखोगे। ये कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन है। फिर इसी में एड्स भी आता है। एड्स में दिक्कत ये है कि ये फैटल होती है, इन्फेक्शियस है और फैटल है। नॉन इन्फेक्शियस जो इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र ना हो, इसमें जो कैंसर है मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये याद रखना है, कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमें बस याद रख लेना है। यही चीज़ों, इन्हीं डिजीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। बैक्टीरियल में टाइफॉइड और निमोनिया, इनका डिटेल स्टडी करेंगे। डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया का बस नाम दे रखा है। ओके, वायरल कॉमन कोल्ड एंड एड्स, प्रोटोजोवन डिजीज मलेरिया, एमीबियासिस। हेलमिंथिस डिजीज़ में स्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, फंगल डिजीज़ में रिंगवॉर्म। ये सारे के सारे हमें याद कर लेने हैं और बाकी नीचे हम बस इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। में हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया याद रखनी है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इंटेक अगर होगा तो वो एंटर कर जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट करेगा अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड। सिम्टम्स में याद रखना है कि सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 डिग्री, वीकनेस। और टाइफॉइड जो होता है वो स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है, तो स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी याद रखना है। हेडेक भी होता है टाइफॉइड में। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। विडाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। फिर एक केस आता है क्लासिकल केस इन मेडिसिन, मैरी मेलोन का। इसको निक नेम दिया गया टाइफॉइड मैरी। इसका प्रोफेशन था कुकिंग का। तो ये क्या करती थी कि जो फूड बनाती थी वो फूड कंटामिनेटेड होता था सैल्मोनेला टाइफी से। अब जो भी उसका इनटेक करेगा वो उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। तो ये सेवरल ईयर्स तक ये किस्सा चलता रहा कि वो फूड जो भी बना रही है लोग खा रहे हैं उसको और उनको टाइफाइड हो जा रहा है। ये था केस मैरी मेलोन का। फिर निमोनिया देखते हैं। निमोनिया क्या है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसका याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe।
ये इन्फेक्ट करता है हमारे एल्वियोलाई को। जब इन्फेक्शन हो जाएगा एल्वियोलाई में तो उसमें फ्लूइड फील होने लगता है, जिसके वजह से गैसियस सेक्शन में दिक्कत होगी, मतलब कि सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। इसका सिम्टम्स फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ओके, फिर सीवियर केस में क्या होगा कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ये बात हमें याद रखना है निमोनिया के लिए कि सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे से ब्लूइश इन कलर में चेंज हो जाते हैं। अब हेल्दी इंडिविजुअल अकर्स बाई इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल रिलीज बाई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये तो सिंपल सा है। फिर बात करते हैं हम कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड में क्या है कि राइनो वायरस होता है। कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल डिजीज़। तो राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड कज करता है। ये इन्फेक्ट करता है नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को, बट नॉट द लंग्स। लंग्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लंग्स एकदम नॉर्मल होता है। केवल दिक्कत है तो केवल नोज में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट लंग्स। सिम्टम्स सबको ही पता होते हैं कॉमन कोल्ड के, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, शोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। यूजली इसके जो भी सिम्टम्स है वो लास्ट करते हैं 3 to 7 days तक। अब देखो ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो देखोगे कि यार घर में किसी एक को भी अगर हो गया कॉमन कोल्ड तो कहीं ना कहीं वो फैमिली के सारे मेंबर्स को हो जाते हैं। सो ट्रांसमिशन थ्रू द ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज बुक्स, पेन्स, कप्स, डोर नोब्स, कीबोर्ड और माउस। कॉमन कोल्ड में हमें याद रखना है कि मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है ये, बहुत जल्दी पर्सन टू पर्सन ये चला जाता है। दिस इज़ कॉमन। मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स की मलेरिया कज करती हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक वाली मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करती है। ये मोस्ट सीरियस वाला मलेरिया है। इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। सो मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया फैटल भी हो सकता है। मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, एक ह्यूमन होस्ट होता है और एक मॉस्किटो होस्ट होता है। मॉस्किटो होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, यही वेक्टर भी होता है। जनरली ये होता है कि जो वेक्टर है वो होस्ट नहीं होगा, लेकिन इस केस में फीमेल एनोफिलीज वेक्टर भी है और ये होस्ट भी है। इन्फेक्शियस स्टेज की बात करें तो हमें स्पोरोजोइड्स बताने हैं। मतलब मलेरियल पैरासाइट की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें से एक स्पोरोजोइड भी स्टेज है और यही इन्फेक्शियस होता है। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो जब मॉस्किटो बाइट करेगा एक पर्सन को तो उसके अंदर जो स्पोरोजोइड स्टोर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, वो उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। अब वो पर्सन के अंदर जाने के बाद वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो ट्रैवल करेगा लीवर में। लीवर में आने के बाद लीवर के सेल्स में एंटर करेगा। लीवर के सेल्स में अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। नंबर्स जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो लीवर सेल बर्स्ट कर जाएगा। लीवर सेल बर्स्ट करने के बाद फिर से वो स्पोरोजोइड सब वापस आएंगे, आरबीसी ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड में जाके आरबीसी में फिर से वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। जब फिर उनका नंबर बढ़ने लगेगा तो आरबीसी भी बर्स्ट कर जाएगी, और जब आरबीसी बर्स्ट करेगी तो वहाँ से रिलीज होगा, आरबीसी के बर्स्ट करने से रिलीज होगा हीमोजॉइन। हीमोजॉइन से क्या दिक्कत होगी कि वो चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days होगा। ये हमें याद रखना है कि आरबीसी के रप्चर से हीमोजॉइन रिलीज हुआ था और वो रिस्पॉन्सिबल है चिल एंड हाई फीवर के लिए। यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फिर वही बात कि अब आरबीसी में ही गैमेटोसाइट स्टेज आता है। जब ये आरबीसी में पैरासाइट जो है वो तुम्हारा मेल एंड फीमेल गैमेट बना ले तो वो गैमेटोसाइट स्टेज हो जाता है, सेक्सुअल स्टेज। तो हमें ये बात याद रखनी है कि आरबीसी में एसेक्सुअल स्टेज भी थी, सेक्सुअल स्टेज भी है। फिर अब जो गैमेटोसाइट्स हैं, जब उसी पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा तो गैमेटोसाइट्स उसके अंदर चले जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड मील के थ्रू वो चले जाएंगे उसके अंदर। अब क्या होगा कि वो उसके गट में जाएंगे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा। जो गैमेटोसाइट्स थे उनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, तो इन द गट ऑफ मॉस्किटो। फिर जब उनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा तो वापस से वो आ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड में रहेंगे तब तक रहेंगे जब तक कि फिर वो किसी और अनदर पर्सन को बाइट ना करे। फिर जब वो बाइट करेगा तो फिर वही सेम चीज़ कि उसके सलाइवा के थ्रू वापस वो ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा। इतनी बात हमें लाइफ साइकिल पे ध्यान रखनी है। और देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लीवर सेल में, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तुम्हारे आरबीसी में, और फिर सेक्सुअल स्टेज जो है ये भी आ रहा है तुम्हारा आरबीसी में ही आ रहा है। इतनी बात ध्यान रखनी है। एमीबियासिस प्रोटोजोन पैरासाइट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, अमीबिक डिसेंट्री करता है।
केवल डिसेंट्री बोले तो हमें बैक्टीरिया पे टिक लगाना है, लेकिन अगर अमीबिक डिसेंट्री बोल दिया दैट मीन्स ये प्रोटोजोन पैरासाइट है। सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस मुकस एंड ब्लड क्लॉट्स। लास्ट वाली लाइन जरूर याद रखना, स्टूल्स विद एक्सेस मुकस एंड ब्लड क्लॉट्स। मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई है जो कि फीकस से लेके अदर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे जाके बैठेगा, जिससे ये कैरियर का काम करेगा। मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है कि ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर, क्योंकि उस पर क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। कहाँ से आया, तो हाउस फ्लाई से आया। हाउस फ्लाई ने कैरियर का काम किया। एस्केरियासिस में क्या है, कॉमन राउंड वॉर्म इसको बोलते हैं, स्कैरिस से होता है, कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, इंटेस्टिनल पैरासाइट है ये भी। सिम्टम्स में मेन याद रखना है ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज एस्केरियासिस के लिए, और इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो एनीमिया भी हो जाएगा। इसमें ये होता है कि एग ऑफ पैरासाइट जो है वो फीकस पे मिलेगा, अब वो कंटामिनेट करेगा सॉइल, वाटर और प्लांट्स को। दैट मीन्स इन्फेक्शन भी कैसे होगा, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट से। एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, कर्स्ड बाई वुचेरेरिया जो कि फिलेरियल वॉर्म है। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई दोनों ही एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस करते हैं। होता ये है, ये क्या करता है, तो कजेज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। जिसमें ये पैथोजन रह रहे हैं उसको उसमें इन्फ्लामेशन करा देते हैं। जनरली कहाँ पे रह रहे हैं, तो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में रह रहे हैं ऑफ लोअर लिम में, जिसकी वजह से लोअर लिम में तो इन्फ्लामेशन होगा ही, जेनाइटल ऑर्गन्स में भी ग्रॉस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। वेक्टर इसका है फीमेल मॉस्किटो, कुलेक्स मॉस्किटो। ये डायग्राम हो गया जिसमें देखो कि ये इन्फ्लामेशन हो चुका है पैर में, ग्रॉस डिफॉर्मिटी भी दिख रही है जेनाइटल्स में। ये है एलिफेंटियासिस। रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है। रिंग वॉर्म फंगल डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फंगस के 3 जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म के लिए। मेन सिम्टम्स रिंग वॉर्म वही मेनली खुजली है। अब खुजली के जो भी सिम्टम्स हैं वो याद रख लो, ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। लेशंस अकम्पनीड बाई इंटेंस ईचिंग। इंटेंस ईचिंग होगी, जहाँ पे तुम्हारा रिंग वॉर्म हो रखा है वहाँ पे इंटेंस ईचिंग होगी। फंगस के ग्रोथ के लिए क्या हीट एंड मॉइस्चर चाहिए होता है, वहाँ पे ग्रोथ उसका बढ़ जाएगा। स्किन फोल्ड्स में ये ज़्यादा होता है, लाइक ग्रोइन इन बिटवीन टोज। अब होगा कैसे ये, तो जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लोथ्स और कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये उसकी यहाँ से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यही है रिंग वॉर्म। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी 2 तरह की, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट देखते हैं। इननेट में क्या है कि ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, बर्थ से प्रेजेंट होता है और ये केवल बैरियर प्रोवाइड करता है टू द एंट्री ऑफ पैथोजन। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये किसी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी पैथोजन को बैरियर प्रोवाइड करेगा, अंदर नहीं जाने देगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। अब देखो ये 4 तरह के बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमें याद रखना है कि ये फिजिकली बैरियर प्रोवाइड करेगा, लाइक स्किन, मुकस कोटिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक। ये ट्रैप कर लेंगे, माइक्रोब्स को अंदर जाने ही नहीं देंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर में 3 नाम याद रख लो, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज। सब के सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं। सेलुलर बैरियर में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट जो कि एक न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों ब्लड में होंगे और मैक्रोफेज टिश्यू में होगा। ये सब मिल के क्या करेंगे कि जो भी पैथोजन आ रहा है, जो भी माइक्रोब्स आ रहा है, उसको ये फाइगोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होगी कहानी हमारी सेलुलर बैरियर की। साइटोकाइन बैरियर में क्या है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो रिलीज करेगा इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक प्रोटीन है, वो क्या करेगा, इंटरफेरोन के बारे में हमें ये याद रखना है कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इतनी सी बात है साइटोकाइन बैरियर में। फिर हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि जैसे जैसे हम पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, पैथोजन से एक्सपोज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है उसके लिए। दैट्स वाई इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक, कि जो पैथोजन हम जिस पैथोजन से एक्सपोज हो चुके हैं केवल उसी के लिए इम्यूनिटी एक्वायर हो पाएगी। कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। देखो कैरेक्टराइज बाय मेमोरी का क्या सीन है, यहाँ समझो। जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा, हमारी बॉडी जब किसी पैथोजन से फर्स्ट एनकाउंटर करेगी तो हमारी बॉडी को नहीं पता है कि कौन सा पैथोजन है, क्या कज करेगा। उसके रिस्पॉन्स में एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में वो एंटीबॉडी बना रहा है, उसको भी पता नहीं है कि ये कौन सा पैथोजन है, तो एंटीबॉडी बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी उसकी लो होगी, एंटीबॉडी उतना बन नहीं पा रहा है, तो मे बी तुम डिजीज़ हो जाओ।
डिजीज़ जब हो गए तो फिर थोड़े समय बाद ठीक भी हो गए। अब क्या होगा कि जब फर्दर एनकाउंटर होगा, फर्दर एनकाउंटर में हमारे बॉडी को पता है कि ये कौन सा पैथोजन है, क्या कज करता है, तो वो तुरंत सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। इतना ज़्यादा बने कि हमारे बॉडी को पता है पैथोजन क्या कर रहा है, तो हमें एंटीबॉडी ये वाली बनानी है, तुरंत बनाया था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जिसके वजह से वो तुरंत जो भी पैथोजन था वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो गया तो फिर फर्दर हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सो इट इज़ हाईली इंटेंसिफाइड बिकॉज बॉडी हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि कैरेक्टराइज बाई मेमोरी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाई बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट कुछ नहीं करता है, वो केवल इसको हेल्प करता है कि हाँ भाई चल तू एंटीबॉडी बना। इतनी याद रख लो कि ये एक आर्मी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी की, और टी लिम्फोसाइट उसको हेल्प कर रहा है। एंटीबॉडी का डायग्राम देख लेते हैं। H2L2 बोलते हैं। H2L2, H 2 हैवी चेन के लिए और L हैवी चेन, लाइट चेन। हैवी चेन 2 होंगे, लाइट चेन भी 2 होंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये देखो, ये तुम्हारा हैवी चेन हो गया, ये हैवी चेन देखो बड़ा वाला, और ये छोटा वाला जो है ये है लाइट चेन। देखो इनके बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, और लाइट चेन में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, और हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो पूरा एंटीबॉडी डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्टेड है। ये देखो, ये हो गई एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगा, तो यहाँ ये वाली जो साइट है वो है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये हो गया लाइट चेन, हैवी चेन। बस इतना याद रख लो। 5 एंटीबॉडी के नाम याद रखने हैं। नाम याद कर ही रहे हो तो उसको इसके एबंडेंस के ऑर्डर में याद कर लो। गमदे निमोनिक है, IgG, ये तीनों मेंशन है NCERT में। IgG क्रॉस करता है प्लेसेंटा, कोलोस्टम IgA, एलर्जी IgE। चूँकि एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारे ब्लड में मिलते हैं, इसीलिए एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमें इतना याद रखना है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो कुछ समय बाद हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ये किसकी वजह से हुआ, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से हुआ है, यानी कि टी लिम्फोसाइट से हुआ है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी ये होता है कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस करा है, और वो एंटीबॉडी अब जाके फाइट करेगा। पैसिव इम्यूनिटी में ये होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बल्कि हम एक रेडीमेड एंटीबॉडी देंगे, बाहर से देंगे। एग्जाम्पल में याद रख सकते हो कोलोस्ट्रम IgA, जो कि जब इनिशियल स्टेज होता है लैक्टेशन का, तो मदर मिल्क में कोलोस्ट्रम मिलता है और उसमें IgA होता है, वो प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को। IgG प्लेसेंटा को पास करता है, कब, गेस्टेशन पीरियड में, बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे ये ध्यान रखना है कि ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है मेमोरी पे, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम पे बेस्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ा था, और उसमें ये पढ़ा था कि कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये है वहाँ पे जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था उसी चीज़ को हम यहाँ पे इंड्यूस कराएंगे। कैसे कराएंगे, वैक्सीन देके इंड्यूस कराएंगे। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन है, पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन ले लेंगे, या फिर पैथोजन को वीक बना के ले लेंगे, या फिर उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। मतलब पैथोजन को हम कुछ ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करेगा, वही है वैक्सीन। अब वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अब एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुआ है वो पैथोजन को यानी एंटीजन को अब वो रिकॉग्नाइज कर लिया है, हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रखा है उसको, और डेवलप कर रहा है, मेमोरी B एंड T सेल्स को डेवलप कर चुकी है। अब जब फर्दर एक्चुअल में इन्फेक्शन आएगा, जब एक्चुअल में वो पैथोजन आए, एंटीजेनिक प्रोटीन देख के हमारी बॉडी फिर से सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी, जो कि तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। ये था हमारा वैक्सीनेशन। अब देखो, होता ये है कि कभी कभी हमारी बॉडी को क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, लाइक डेडली माइक्रोब इन्फेक्शन हो चुका है, टेटनस हो चुका है, उसमें हम एंटीबॉडी अपने इम्यून सिस्टम का वेट नहीं कर सकते कि भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ, वो टाइम टेकिंग है। इसीलिए हमें क्या करना है कि हम खुद ब खुद प्री फॉर्म एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये टेटनस जो भी डेडली माइक्रोब इन्फेक्शन हो रखा है वो क्योर हो जाए। ओके, एंटीटॉक्सिन क्या होता है, तो ये एक प्रिपरेशन है
प्रिपरेशन किसका, तो एंटीबॉडी है टॉक्सिन के अगेंस्ट, ये एंटीटॉक्सिन था। स्नेक बाइट में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक विनम होता है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन मेथड है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ये हम बायोटेक में पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया और ईस्ट में प्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बैक्टीरिया और ईस्ट में बनवा रहे हैं और इससे हम वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑन लार्ज स्केल पे ये प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल बस ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट में बन रहा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट में बन रहा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इतनी बात ध्यान रखनी है। एलर्जी को सिंपल भाषा में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ चीज़ों से क्या है कि वो चाहती नहीं कि हमारी बॉडी इसके कांटेक्ट में आए कभी, और अगर वो कांटेक्ट में कभी आती है तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसके वजह से हमें कुछ सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं जैसे स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। होता क्या है कि जब एलर्जिक सब्सटेंस जो है जिसके वजह से एलर्जी हो रहा है उसके कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है तो हमारे मास्ट सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। मास्ट सेल स्टिमुलेट होने की वजह से वो रिलीज करता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, और इन्हीं केमिकल्स के वजह से हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। एलर्जी क्या है, तो एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ड्यू टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में जिसके वजह से एलर्जी हो जाता है, और ये जो एलर्जी का कारण है उसको एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन के एग्जाम्पल से याद रखना है, माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डैंडर। जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है एलर्जी में वो IgE टाइप है, ये भी ध्यान रखना है कि IgE टाइप है। ओके, अब ये सिम्टम्स जो भी हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। पेशेंट को ये ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस कर देते हैं ये ड्रग्स। डायबिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके साथ ये होता है कि वो सफ़र कर रहे हैं एलर्जी एंड अस्थमा से। ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ, उनको प्रोवाइड करा जाता है एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। देखे हुए कि सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको बाहर कहीं खेलने नहीं देते, धूल मिट्टी से वो कभी रूबरू ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी एक्सपोज ही नहीं हो पाते हैं बहुत सी चीज़ों से। फिर जब वो बड़े होते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत सी चीज़ों से एलर्जिक हो चुके हैं। ये केस है मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया के बच्चों के। ऑटोइम्यूनिटी में बस ये एग्जांपल याद रखना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी देख लेते हैं इसको, इसमें होता क्या है। जो हमारी बॉडी है, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें क्या है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये हमने ऊपर डिस्कस करा है। हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजन और सेल्फ सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए, अपना कौन है पराया कौन है ये डिफ्रेंशिएट कर लेती है हमारी इम्यून सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देती है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ में होता क्या है कि ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन किसी कारणवश ये होता है कि हमारी बॉडी खुद के सेल्स को ही अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे खुद के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जो कि बॉडी को डैमेज करता है। ये एक डिजीज़ कंडीशन है और इसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल याद रखना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखे हुए कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं मोस्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन, हमारे बॉडी में दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले के समय में जो सोल्जर्स होते थे वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर करते थे, खुद को इस काबिल बनाते थे कि उनकी बॉडी चोट सह सके और वो चोट दे सकें, इस काबिल बनाया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही सीन है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट को हम मैच्योर लिम्फोसाइट बनाते हैं, और ये मैच्योर लिम्फोसाइट अब जाके फाइट करेगा पैथोजन से। जहाँ पे फाइट होगा, जहाँ पे एक्चुअल फाइट होगी, वो होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का ये काम है कि प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये होगा कि हमें साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे ये मैच्योर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आके एक्चुअली पैथोजन से फाइट करेंगे। प्राइमरी लिम्फॉइड में ये याद रखना है कि इमेच्योर से मैच्योर होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जहाँ पे एक्चुअली फाइट होती है पैथोजन और लिम्फोसाइट्स के बीच में, और वो फिर प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स दोनों के याद रखने हैं, प्राइमरी के बोन मैरो एंड थाइमस,
सेकेंडरी के स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पियर पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, तो प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। साइट ऑफ इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये मार्ट याद रखना है। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक के लाइनिंग में MALT, मुकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट मिलता है, जो कि अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू यही बनाता है। एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, first reported in 1981, caused by human immunodeficiency virus। रेट्रोवायरस का ही मेंबर होता है। रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, इसी का मेंबर होता है HIV। वायरस के पास या तो RNA जीनोम होगा या फिर DNA जीनोम होगा, लेकिन HIV के पास RNA जीनोम होता है। ये याद रखना है, HIV के पास RNA जीनोम होता है। इनक्लोज होता है एक एनवेलप में, और एनवेलप बना होता है प्रोटीन का। ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, जो कि इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर करते हैं। इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में जा सकता है। स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ऐसा नहीं कि कॉमन कोल्ड की तरह छींक दिए तो तुम्हें कॉमन कोल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। एड्स ऐसे नहीं होगा। एड्स स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इन्फेक्शन जब वायरस अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, तब से लेके अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम तक एक टाइम लैग होता है। वो टाइम लैग फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स हो सकता है, कुछ महीनों से लेके बहुत साल तक हो सकता है, और वो साल 5 to 10 ईयर्स हो सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, वायरस है, बॉडी में आया, बॉडी में आके वो सबसे पहले अटैक करेगा मैक्रोफेज पे। मैक्रोफेज पे अटैक करेगा और वो HIV फैक्ट्री का काम करेगा। कैसे करेगा, तो ये देखो, रेट्रोवायरस है, वायरल RNA कोर है, RNA और प्रोटीन कोट है, उसी को बोलते हैं वायरल RNA कोर। यह है एनिमल सेल, इसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने का मतलब ये है कि RNA को अंदर डाल देगा और प्रोटीन कोट बाहर रह जाएगी। वायरल RNA अंदर आ गया, अब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल DNA अब होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो भी वो कहेगा होस्ट को, वही वो करेगा न्यूक्लियस। ये होस्ट को बोलता है कि अब तुम और वायरस बनाओ। अब ये क्या करेगा कि और वायरस बनाएगा, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस अब एक्ट कर रहा है एक HIV फैक्ट्री का। ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है, यहाँ देखो, मैक्रोफेज अब HIV फैक्ट्री का काम कर रहा है। तो अब ये बहुत सारे वायरस बनाने लगेगा। देखो, सिंथेसिस किसका हो रहा है, वायरल RNA का। यहाँ ध्यान देना कि ये वायरल RNA है, DNA नहीं। अब वायरल RNA बनने के बाद फिर यहाँ पे कोटिंग होगी और फिर ये बाहर जाके इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल्स को। ये कहानी था इसका। अब देखो, साइमल्टेनियसली अटैक करता है ये T हेल्पर सेल को, जिसके वजह से T हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होने लगता है। T हेल्पर सेल इतने ज़्यादा डिफिशियंट हो जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है, और जो पैथोजन हमें कभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, वो भी डिजीज़ करके चले जाते हैं। ये दिक्कत है T हेल्पर सेल के डिक्रीज होने से। याद रखना है हमें, नाको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एलिसा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एलिसा पूछा जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इज ट्रूली सेड फॉर एड्स। ये लाइन याद रखनी है, पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है, तो ये एड्स के लिए कहा गया है। कैंसर, ऑल ओवर द ग्लोब देखा जाए तो कैंसर से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। ऑल ओवर द ग्लोब बहुत सारे लोग, मेजर कॉज ऑफ डेथ यही है, कैंसर। मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफ़र कर रहे हैं कैंसर से, और हर साल बहुत सारे लोग उसमें से ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। मोस्ट इंटेंसली स्टडी चल रही है इस कैंसर के बारे में। मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायो एंड मेडिसिन। अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होता है। नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी पजेस करता है। अब कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनिबिट कर देगा उनके अनकंट्रोल ग्रोथ को। इसको तुम रिलेट करो कि अगर कोई लड़का बिगड़ रहा है और वो किसी अच्छी संगति में आ गया, अच्छे बच्चों की संगति में आएगा, तो वो सुधर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी परचेज करता है, और जब उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, तो जो दूसरे अगल बगल के सेल हैं जो अभी अच्छे हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आते ही उसका अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। अब दिक्कत ये होता है कि कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो लॉस्ट कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, जिसके वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो वो ट्यूमर करेगा। अब ट्यूमर हुए दो तरह के, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर रिमेन कॉन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे ये होते हैं वहीं पे रहेंगे, वहाँ से इधर उधर नहीं जाएंगे। रिमेन कॉन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, स्प्रेड नहीं करते हैं। अब स्प्रेड नहीं कर रहे हैं तो जहाँ पे हैं वहीं पे डैमेज करेंगे, यानी लिटिल डैमेज। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या है कि ये रैपिडली ग्रो करता है, इन्वेट करता है और नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करता है।
जहाँ पे है ये, वहाँ पे वो एक्टिवली डिवाइड करेगा, जिसके वजह से वाइटल न्यूट्रिएंट्स ये सारे के सारे कंज्यूम करने लगेगा। अब जो इसके अगल बगल के सेल्स हैं उनको वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे, तो वो स्टार्व कर देता है नॉर्मल सेल्स को। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या हो रहा है कि अगर तुमको कैंसर यहाँ पे हुआ, यहाँ मान लो कि सपोज करो यहाँ पे कैंसर हुआ है, यहाँ से अब वो स्लर्ज होके ब्लड में स्लर्ज होगा और यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसर कर रहा है, यहाँ पे कैंसर कर रहा है, अब तुम यहाँ पे ट्रीट करो, फिर यहाँ सही हुआ तो यहाँ पे कैंसर आ चुका है, अब तो यहाँ ट्रीट करो, अब कैंसर तुम्हारा यहाँ आ चुका है। तो ये क्या है कि मेटास्टेसिस है, इसी को मेटास्टेसिस बोल रहे हैं। तो स्टार नॉर्मल सेल कॉम्पेरेटिवली ब्लड के थ्रू जो ट्यूमर वहाँ पे हुआ था वहाँ से रीच डिस्टेंट साइट एंड देन कज न्यू ट्यूमर देयर। ये प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर की होती है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? तो कैंसर कजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। एनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रे, ये भी कैंसर कर सकते हैं। नॉन एनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रे याद रखनी है। लंग कैंसर, लंग कैंसर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टोबैको का केमिकल कार्सिनोजन। मेजर लंग कैंसर इसी की वजह से हो रहा है, केमिकल कार्सिनोजन की वजह से। अब कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर करते हैं, उन वायरस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। और वो वायरस, उन वायरस के पास जो जीन होता है उसको वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं। अब सेलुलर ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ये नॉर्मल सेल्स हैं। सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर नॉर्मल सेल्स जो हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट हैं। दिक्कत ये होता है कि वो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो एक्टिवेट हो गए तो वो उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। अब वो उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब वो एक्टिवेट होंगे और वो कैंसर का कारण बनेंगे। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में हम बायोप्सी कर सकते हैं। जो सस्पेक्टेड टिश्यू होगा उसको थिन सेक्शन में कट किया जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करी जाती है कि हाँ कैंसर है तो क्या है, कैसे है, ये बायोप्सी में होता है। रेडियोग्राफी में हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। सीटी स्कैन जो होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, फुल फॉर्म हमें याद रखना है, एक्सरे का यूज़ करता है और 3D इमेज बनाता है। किसका? तो इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट का 3D इमेज बनाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहा है और नॉन एनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू बताएगा। MRI का ये काम है। अब एंटीबॉडी, अगर कोई कैंसर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं बॉडी में। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्ट सर्टेन कैंसर, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज करके डिटेक्ट करा जा रहा है जीन्स विद इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या है? तो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। ये कॉमन अप्रोच है कि हम ये तीनों को कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी हम ये करते हैं कि ट्यूमर सेल्स इरेडिएटेड लीदरली, जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको हम रेडिएट इतना ज़्यादा करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए, मर जाएँ वो ट्यूमर सेल्स जो अगर किल हो गए। तो इसमें बस हमें ये ध्यान देना होता है कि जो अगल बगल के सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल हैं, उनको कोई हार्म ना हो। ये होता है रेडियोथेरेपी में। कीमोथेरेपिक ड्रग्स में हम वो ड्रग्स देंगे जो कि कैंसर को मार दे। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हेयर लॉस एंड एनीमिया हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो हैं वो मेनली क्या करते हैं कि बेसिकली वो किल करते हैं उन सेल्स को जो रैपिडली डिवाइड करते हैं। जैसे ट्यूमर सेल्स रैपिड डिवाइड करता है, उसको मार देगा। हेयर भी हमारा रैपिड डिवाइड कर रहा है, देखो बार बार रुक जाता है। एनीमिया में, ब्लड एनीमिया में क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो भी रैपिड डिवाइड करता है। सोचो आरबीसी भी जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, WBC भी, उनका भी फास्ट डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से उनको भी किल करने लगता है। दैट्स वाई इट कॉजेज एनीमिया एंड हेयर लॉस। मोस्टली कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें तीनों कंबाइन देना पड़ता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कंबाइन देना पड़ता है, तब जाके वो कहीं सही होता है। ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनको मार भी नहीं पाता है। इस केस में हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्फा इंटरफेरॉन, ये ध्यान रखना है, अल्फा इंटरफेरॉन पूछा जाता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तब वो कैंसर सेल्स को पकड़ डिस्ट्रॉय कर देगा। इतनी कहानी याद रखनी कैंसर के लिए। ड्रग्स में 3 तरह की ड्रग्स पढ़नी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोकेन। ओपियोइड्स में मॉर्फिन और हीरोइन पढ़ना है। ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, प्रिंसिपली CNS एंड GIT में मिलते हैं। हीरोइन, जिसको स्मैक भी बोलते हैं, ये डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन होता है।
हीरोइन मॉर्फिन का ही जब हम डाइएसिटाइलेशन कर देंगे तो डाइएसिटाइलेटेड मॉर्फिन हो जाएगा और वही होता है हीरोइन। ये होता है वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और बीटर क्रिस्टलिन होता है। अगर ये चीज़ दिख जाए कहीं तो हमें हीरोइन पे टिक करना है। मिलता है ये पेपेवर सोमनीफेरम से। पॉपी प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम है, उसके लैटेक्स से मिलता है ये। लिया जाता है स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन के थ्रू। इसका फंक्शन ये होता है कि ये डिप्रेशन का काम करता है और हमारी बॉडी फंक्शन को डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। कैनाबिनॉइड, इसके रिसेप्टर्स मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाबिस सटाइवा से मिलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। देखो जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स का नाम हमें याद रखना है। कैनाबिस सटाइवा कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स के लिए था हमारा पेपेवर सोमनीफेरम यानी पॉपी प्लांट। कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो ये मिलता है फ्लावर, टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। इनका जब कम्बिनेशन करेंगे हम डिफरेंट कम्बिनेशन से मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा बनाया जाता है। ये लिया जाता है इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन से। इसका इफेक्ट होता है सीवीएस पे। इफेक्ट भी याद रखना है। इसका इफेक्ट ये था कि हमारे बॉडी फंक्शन को डिप्रेस कर दे रहा था। कैनाबिनॉइड का इफेक्ट है सीवीएस पे। अब बात करते हैं कोकेन की। कोकेन, इसको कोका एल्केलॉइड बोला जाता है, कोक बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है। कोका एल्केलॉइड, हो सके तो केवल एल्केलॉइड ही बोल के क्वेश्चन पूछ लें, सारे के सारे नाम याद रखने हैं। ये इंटरफियर करता है डोपामाइन के ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामाइन, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफियर करता है। ये मिलता है हमें एरिथ्रोजाइलम कोका से, जो कि एरिथ्रोजाइलम कहाँ मिल रहा है, साउथ अमेरिका में। याद रहे साउथ अमेरिका में मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में नहीं। यूजली स्नॉटेड, ये भी स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस होता है इसका, जिससे हमें सेंस ऑफ यूफोरिया होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, अहम ब्रह्मा वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। और जब इसके एक्सेसिव डोसेज हो जाएगा तो हेलुसिनेशन होने लगता है। अब उनको जो एक्सेसिव डोसेज ले लेते हैं इसका, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो उनको अच्छा लगता है। अब वो क्या दिखता है वो लेने वाले जानते होंगे। एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा, याद रखना है कि इनकी भी प्रॉपर्टी हेलोसिनोजेनिक होती है। एट्रोपा बेलाडोना की प्रॉपर्टी हेलोसिनोजेनिक होता है, ये याद रखना है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम हो गया। फिगर याद रखना है कि ये ओपियम पॉपी प्लांट है जिससे हम निकाल रहे थे ओपियोइड्स। ये हो गया केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। ये है हमारा कैनाबिस सटाइवा की लीफ है और इससे बन रहा है कैनाबिनॉइड। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया दतूरा का फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा। अब देखो यहाँ पे मॉर्फिन और मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें याद होने चाहिए। क्वेश्चन स्ट्रक्चर दे के ही पूछ सकता है। मॉर्फिन में देखो 1 2 3 4 5 रिंग दिख रहे हैं मॉर्फिन में, और ये इसके स्ट्रक्चर में तुमको केवल एक ही दिख रहा होगा, तो इससे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कैनाबिनॉइड के मॉलिक्यूल में केवल एक ही रिंग है, मॉर्फिन के मॉलिक्यूल में कुछ ज़्यादा रिंग है। इन ड्रग्स का नाम याद रखना है, बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि नॉर्मली मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है टू ट्रीट डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, बट इनका एब्यूज किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब जो भी आगे स्टोरी पढ़ेंगे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए हम उसको पढ़ लेंगे, क्या पता कब क्वेश्चन आ जाए। मॉर्फिन सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट सर्जरी मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। स्मोकिंग भी हार्ड ड्रग्स की तरह होता है। टोबैको को देखा जाए तो ये 400 साल पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। कैसे लिया जाता है, तो स्मोकिंग के थ्रू च्यूड किया जा सकता है या फिर यूज एज ए स्नफ। च्यूविंग, टोबैको च्यूविंग से कैंसर ऑफ ओरल कैविटी होता है, ये नॉर्मल सी बात है। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं टोबैको में, उसी में एक निकोटीन होता है, ये हमें याद रखना है। निकोटीन टोबैको में मिलता है जो कि एक एल्केलॉइड है, ये भी याद रखना है एल्केलॉइड है। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, वो रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, जो कि बीपी एंड हार्ट रेट को बढ़ा देता है। स्मोकिंग से कैंसर होता है लंग का, ये सभी जानते हैं। हमें ये भी याद रखना है कि यूरिनरी ब्लैडर का भी होता है और थ्रोट का भी होता है। इससे होता है स्मोकिंग से ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर। स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीम बाउंड ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। एडिक्शन क्या है, तो इट इज़ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। फिर जब किसी चीज़ से कोई एडिक्ट हो चुका है, अब वो सब्सटेंस उसको ना मिले तो उसके अंदर विथड्रॉवल सिंड्रोम देखने को मिलता है। विथड्रॉवल सिंड्रोम के सिम्टम्स हमें याद रखने हैं, एंजाइटी, सैकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग, ये हमें विथड्रॉवल सिंड्रोम के सिम्टम्स याद रखने हैं। फिर एक्सेसिव यूजेस ऑफ ड्रग से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। इसके वजह से कोमा या फिर डेथ हो सकता है।
एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही ट्रांसमिट होते हैं इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर जो सिरिंज का शेयर करते हैं तब हो सकते हैं, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए। दोनों ही क्रोनिक इन्फेक्शन है और ये अल्टीमेटली फैटल है, इतनी बात याद रखने हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। हिट थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो, और यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू अदर नीट एस्पिरेंट्स। You can DM me for any query on my Insta. Thanks for watching.